हेलो एवरीवन, ये आज हमारा एमएसटी शिफ्ट 1 21 सितंबर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 देखेंगे फिजिक्स का। लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको 1 से 20 तक का फिजिक्स का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम 21st क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 21st क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कठिन है, मैं बोलूँ तो पूरे पेपर में सबसे कठिन क्वेश्चन यही है, बट अपन इसे समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ LC एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L0। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ LC दिया है, ओपन ऑर्गन पाइप का L0 दिया है। कंटेन डिफरेंट गैसेस ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, दोनों में अलग अलग गैस है जिसका डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है। ρ1 किस में? क्लोज वाली में, और ρ2 किस में है? ओपन वाली में। ठीक है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस इज द सेम इन बोथ द पाइप, और जो कंप्रेसिबिलिटी है गैस का वो सेम ही है दोनों पाइप में। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी? हाँ, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या अगर कंप्रेसिबिलिटी दोनों गैसेस का सेम है दोनों पाइप में, तो क्या बल्क मॉड्यूलस भी सेम होगा? हाँ, ठीक है, के भी सेम। द गैसेस आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन विद द सेम फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप? क्या आपको दोनों ही गैसेस वाइब्रेट कर रही हैं, दोनों ही गैसेस का जो फर्स्ट ओवरटोन है दोनों पाइप में वो सेम है, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन है वो इक्वल है ओपन ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन के साथ। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू वी डैश बाय 4 ऑफ एल लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू n + 1 इंटू वी अपॉन 12 ऑफ। तो nth ओवरटोन का हमने फॉर्मूला लिख दिया। क्लोज के लिए क्या होता है 2n + 1 v/4l, और ओपन के लिए क्या होता है nth ओवरटोन का फॉर्मूला n + 1 v/12। 1 यहाँ रख दो क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन चाहिए अपने को। तो क्या यहाँ 3v/4lc आ जाएगा इज इक्वल टू v अपॉन L0 आ जाएगा ओपन। तो ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ अपने को पता करना है, तो क्या लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू v अपॉन v डैश इंटू 4/3। ठीक है, अब मुझे बताओ वेलोसिटी बताओ फटाफट। क्या वेलोसिटी की बात करूँ तो रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। क्या ये वाली जो वेलोसिटी है ये ओपन के लिए है, तो ओपन के लिए डेंसिटी क्या है? ρ2 है, और क्लोज के लिए क्या है? ρ1 है। तो ρ2, और क्लोज के लिए क्या है? k अपॉन ρ1। ठीक है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? v की जगह रखो k अपॉन ρ2 डिवाइड बाय रूट ऑफ k अपॉन ρ1 इंटू 4/3। ये क्या है? बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस दोनों में सेम होगा ना, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी सेम है, तो बल्क मॉड्यूलस भी दोनों में क्या होगा? सेम होगा। तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी? L0/LC इक्वल टू क्या इस के से इस ए वाला के चटक गया, तो क्या जो वैल्यू आ जाएगा वो रूट ऑफ ρ1/ρ2 इंटू 4/3 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? और क्या L0/LC है, तो LC इस साइड चला जाएगा ना, तो इस साइड जाएगा, तो क्या आएगा? L0 इज इक्वल टू 4LC/3 इंटू रूट ऑफ ρ1/ρ2 इंटू रूट ऑफ ρ1/ρ2। मतलब कि ऑप्शन ही क्या है? राइट है। तो देखो टाइम तो उस समय कम होता है सिटी के एग्जाम में, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक क्वेश्चन सबसे पहले छोड़ें, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब जाके ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम सर्कुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो केसेस है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सर्कुलर डिस्क बताता हूँ। सर्कुलर डिस्क पहले तो ऐसा होता है कि एक साइड से ओपन होता है और एक साइड से क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ सर्कुलर डिस्क को मैं ऐसे प्लेन में रख दूँ, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस सर्कुलर डिस्क के सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास करूँ। सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो एक एक्सिस को पास करूँ, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे कि ये सर्कुलर डिस्क है, ये उसका सेंटर है, सर्कुलर डिस्क एक प्लेन में है, तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस पास करूँ, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है I = ½ mr²। मैं बोल रहा हूँ कि अब फिर
इस डिस्क को मैंने प्लेन में ऐसे ही रखा है, सेंटर से तो एक एक्सिस पास ही हो रही है, और इस एक्सिस के पैरेलल में एक और लाइन पास कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी डिस्क से तो परपेंडिकुलर ही है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ऐसे डिस्क है, सेंटर से तो एक्सिस परपेंडिकुलरली पास ही हो रही है, साथ में इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन पास कर दूँ एज से, इसके डिस्क के एज से, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के लिए क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, इसका रेडियस क्या है आर है, तो प्लस एम आर स्क्वायर और जोड़ दो, तो इस केस में क्या आ जाता है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 1 किलोग्राम about an axis xy passing through its center of mass and perpendicular to the plane of disk is 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन से पास करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I = हाफ एम आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू आपको दे के रखी है 2, ठीक है, 2 वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस xy एंड पासिंग थ्रू द एज ऑफ अ डिस्क इज, मतलब आपको इसका तो देके ही रखा है XY एक्सिस का परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस XY एक्सिस से पैरेलल का। क्या इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूँ तो I = 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 1/2 एम आर स्क्वायर, और क्या 1/2 एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, जो पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो क्या 3 × 2, तो क्या इसकी वैल्यू 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगी, मतलब कि ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड। आपको एक प्रोग्रेसिव वेव दिया जिसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, और उसकी वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से जा रहा है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थ्रू अ मीडियम द चेंज इन फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। टाइम 0.01 सेकेंड में जो एंगल वो चेंज करेगा, फेज डिफरेंस जो चेंज होगा वो आपको बताना है। तो पहली बात तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगल होता है ना, तो कैसा लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन टाइम। क्या आपको फेज डिफरेंस चाहिए, तो क्या फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम। क्या ओमेगा को मैं 2πf लिख सकता हूँ, 2π इंटू फ्रिक्वेंसी। क्या 2πf इंटू टाइम, क्या 2π इंटू फ्रिक्वेंसी कितना दिया 50, टाइम कितना दिया 0.01 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻² सेकेंड। क्या 10⁻², क्या 50 इंटू 2 100 होता है, क्या 100 को 10⁻² लिख सकता हूँ 10⁻²π इंटू 10⁻²। क्या ये दोनों आपस में चटक गए, तो क्या पाई रेडियन आ जाएगा फेज डिफरेंस। चेंज इन फेज जो है वो पाई रेडियन आएगा, मतलब कि ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ही देखना है, बहुत ही ईजी सब पूछ रहा है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन। तो सेल्सियस को अगर अपने को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या ऐड करना पड़ता है 273 क्या करने का, ऐड कर देने का। तो -197 + 273 मतलब कि 273 - 197 मतलब कि 76 केल्विन, मतलब कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। तो ये सब तो सबसे ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी याद रखने वाला ही है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सरफेस टेंशन ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। डायरेक्ट याद रखना है। याद रखो कभी भी सरफेस टेंशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेमोराइज करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्पेसिफाइज एन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा
0, मतलब कि ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, और हीट जो होती है वो भी सप्लाई भी होती है और बाहर भी निकलती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट रहेगा। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई ब्रैकेट में nt माइनस एक्स बाई लेमडा। क्या दिया प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई ब्रैकेट में nt माइनस एक्स बाई लेमडा। इफ वेव वेलोसिटी इज 1/8 द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, और अगर वेव वेलोसिटी 1/8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है तो देन द वेवलेंथ इज। ठीक है, तो आपको वेवलेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ। क्या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, k होगा, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या होगा, ओमेगा, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। पहले तो एक बात बताओ, क्या स्टैंडर्ड में साइन के साथ कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट में, क्या इस इक्वेशन में साइन के बाद 2 पाई है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है। पहले तो 2 पाई को आप क्या करो, ब्रैकेट में लेके जाओ। तो क्या y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एन टी, ठीक है, माइनस 2 पाई एक्स बाई लेमडा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। वेव वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के, 1/8 इंटू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, ए ओमेगा, ओमेगा बाई के। क्या ओमेगा की जगह 2 पाई एन दिया है, या सिर्फ इसको ओमेगा ऐसे ही रखो, तो क्या ओमेगा से ओमेगा कट गया। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। के की वैल्यू क्या, के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा है, तो 1/2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 1/8 इंटू ए की वैल्यू क्या है, वाई नॉट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, और तो क्या लेमडा ऊपर भेजोगे तो लेमडा इज इक्वल टू, और 2 पाई इधर चला जाएगा, 2 पाई वाई नॉट बाई 8 आ जाएगा आंसर। मतलब कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये कटेगा तो 4 हो जाएगा ना, तो पाई वाई नॉट बाई 4, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वाला सम भी बहुत अच्छा है। देखो सीटी में क्या हो रहा है ना, सीटी में देख मैंने ऑब्जर्व किया है, 50 में से 35 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ही आसान रहते हैं, और 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही थोड़ा सा मतलब कठिन लेवल के होते हैं। तो आप सबसे पहले इन 35 को ढूंढिए और इन्हें करिए, क्योंकि आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करना है, 50 पी का भी करना है और 50 सी का भी करना है। ठीक है, तो आप बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में तुरंत मत पड़िए, थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़िए और बाकी सब क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, जब आपको टाइम बचे तब आप इस पर जाओ। ठीक है, देखते हैं वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द वैलेंस पॉइंट इज obtained at length L1 centimeter from left end when the resistance in the left gap and right gap are 5 and R ohm, 5 ओम एंड R ohm। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई मीटर ब्रिज का सेटअप है, मैं बस लेंथ बना रहा हूँ। जैसे मान लो लेंथ L1 पे रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम। ठीक है, ये पूरा 100 का लेंथ है। अगर लेंथ L1 पर 5 ओम है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट में क्या है, R ओम है, तो अगर ये L1 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1 बराबर। तो अगर लेंथ L1 पे 5 ओम है तो 100 माइनस L1 पे कितना है, R ओम है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 5/R इज इक्वल टू 5/R इक्वल टू, ध्यान से देखो, L1/5/R इक्वल टू L1/100 माइनस L1। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, when the resistance R is shunted with a equal resistance the new balance point is obtained at 1.6 L1। अब क्या करना है, सेटअप वही है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस R है इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दे रहा हूँ, उसको एक और रेजिस्टेंस R से मैं क्या कर दे रहा हूँ, शंट कर दे रहा हूँ, मतलब पैरेलल कर दे रहा हूँ, AR AR
ये आज भी 5 ही है, ठीक है। अब बैलेंस पॉइंट किस पे आ गया, 1.6 L1 पे, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, 100 माइनस 1.6 L1। पैरेलल में है तो इसका रेजिस्टेंस क्या, इसका वो क्या होगा, टोटल वो क्या होगा, R/2 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, 5/R/2 इज इक्वल टू 1.6 L1 डिवाइड बाय 100 माइनस 1.6 L1। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 डिवाइड बाय R इक्वल टू 1.6 L1 इंटू 100 माइनस 1.6 L1। क्या इस 2 से 1.6 काटोगे तो 0.8 आएगा। क्या इधर भी 5/R है और इधर भी 5/R है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, क्या इधर भी 5/R है, इधर भी 5/R है, तो क्या इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या L1 अपॉन 100 माइनस L1 इक्वल टू कितना आएगा, 0.8 L1 डिवाइड बाय 100 माइनस 1.6 L1। तो L1 से L1 तो क्या हुआ, चटक गया, क्या आ जाएगा 100 माइनस, इसको इधर भेजो, 1.6 L1 इक्वल टू, और 0.8 को इसमें मल्टीप्लाई करो, इस वाले में 0.8 को 100 में मल्टीप्लाई किया तो 80, और 0.8 को L1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.8 L1। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 1.6 L1 माइनस 0.8 L1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 0.8 L1। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन में रख के R निकाल दो, R की वैल्यू वो पूछ रहा था, तो 5/R इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 5/R इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 75, तो क्या है 1/3 हो जाएगा। तो और ये 3 को ऊपर लेके जाओ इस साइड और R को इधर, तो क्या R इज इक्वल टू 15 ओम आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन भी क्या है, राइट है। मतलब इस क्वेश्चन में जस्ट आपको 2 कंडीशन दिया है, उन दोनों कंडीशन को कंपेयर करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखने के बाद लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कुछ कठिन पूछा है, बट मैं बोलूँ तो सबसे आसान पूछा है। क्या बोल रहा है, इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF E एंड करेंट I वर्सेस ओमेगा T फॉर एन AC सर्किट, both EMF and current reach 0 minimum and maximum value at the same time। जैसे ग्राफ बनाने को बोल रहा है आपको E और I का, ठीक है, वर्सेस ओमेगा T। तो ये कहना चाहता है कि करंट और वोल्टेज, जैसे मान लीजिए करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, देखो जब करंट 0 है तभी वोल्टेज भी 0 है, जब करंट मैक्सिमम है तभी वोल्टेज भी मैक्सिमम है, जब करंट मिनिमम है तभी वोल्टेज भी मिनिमम है। मतलब सेम टाइम पे 0 भी हो रहा है, मिनिमम भी हो रहा है, मैक्सिमम भी हो रहा है, करंट और वोल्टेज दोनों। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, सेम फेज में होते हैं करंट और वोल्टेज दोनों? तो होता है प्योर रजिस्टर। प्योर रजिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो वोल्टेज जो होता है लीड करता है 90 डिग्री से करंट से। प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो इसमें तो दोनों सेम ही, मतलब करंट और EMF दोनों एक साथ 0 हो रहे, दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे, दोनों एक ही साथ मैक्सिमम हो रहे। इसका मतलब है कि दोनों सेम फेज में है, मतलब कि ऑप्शन क्या आएगा, C, प्योर रजिस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम 31 से 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पर है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दिया है, 1500 जूल, इसको ऐसे लिख दो KER 1500 जूल। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट एन एक्सिस फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ। आपसे टाइम पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ओमेगा निकालने के लिए आप क्या करो, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो आप मुझे इसका बताओ,
जब हम ट्रांजिशनल मोशन में बोलते हैं तो क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलते हैं ट्रांजिशनल में, इसे क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम। उसी तरह रोटेशनल में क्या होगा, फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस अल्फा इंटू टी। और क्या ओमेगा नोट की वैल्यू 0 दी है क्योंकि इनिशियली क्या है रेस्ट पर है, तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी होगा। ठीक है, अब इस ओमेगा को निकाल देंगे तो क्या अल्फा दिया हुआ है, क्या काइनेटिक एनर्जी आपको पहले से ही दी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना दिया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा 1500 डिवाइड बाई 0.6, इसको ऐसे लिख दो 6 इंटू 0.6 को 10⁻⁻1। तो इसको अगर इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 है 600 है, तो क्या 250 आएगा। तो क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। यहाँ रख दो, क्या ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी था, क्या ओमेगा की वैल्यू 50 आ गई, अल्फा की वैल्यू 25 दिया हुआ है इंटू टी, तो क्या टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, राइट है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट 2 फॉर्मूले आपको लगाने हैं, एक ए वाला काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का और एक ए वाला जो आपको थोड़ा सा सोचना भी है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।